नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है इंदौर के कलेक्टर 2010 बैच के आईएएस अफसर मनीष सिंह साहब। मनीष सिंह की पहचान वैसे तो हमेशा कामों के जरिए हुई है, जितना हमने भी उनके साथ काम किया और देखा है कि किस तरह वो जब फील्ड में होते हैं तो समय नहीं देखते। उनके पास ये नहीं होता है कि कितना समय कहां बीतेगा, सिर्फ मकसद यही होता है कि जो काम सौंपा गया है, जिस काम की जिम्मेदारी मिली है, उसको फतेह करना है। और ये हमने इंदौर को नंबर 1 बनते भी देखा स्वच्छता की श्रेणी में, या फिर अब वर्तमान जो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। होता यह है कि कई दफा जब जो भी अफसर होते हैं तो हर अफसर पर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगते रहते हैं, लेकिन ऐसा दौर जब कोरोना को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है और बड़ी जिम्मेदारी भी खड़ी हुई, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन पर भरोसा जताया और इंदौर जैसे आर्थिक राजधानी की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन जिस दिन से उन्होंने प्रभार संभाला है, जिस दिन से कलेक्टर की जिम्मेदारी निभाई है, हम सब देख रहे हैं कि रात दिन एक कर रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं 2010 बैच के आईएएस अफसर मनीष सिंह, कलेक्टर इंदौर से। स्वागत है साहब आपका। स्वागत है मनीष जी आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर इस वक्त। इंदौर यदि हम देश भर में देखें तो तीसरे स्थान पर चल रहा है और खासकर कोरोना को लेकर जो जिम्मेदारी आपको मिली है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो गई? जब आप पहुंचे, मुझे लगता है जब तक थोड़ी सी देरी हो गई थी। यदि शुरुआत में ही शायद इसको ठीक ढंग से संभाला गया होता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। ये मेरा आरोप नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो समझा है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? देखिए, अब पुरानी चीज जो मैंने 29 मार्च से यहाँ कार्य प्रारंभ किया था, 28 की रात में ज्वाइन किया था, तो पुराना तो मेरे को समय भी नहीं मिला कि पुरानी चीज देखूं। पर ये जरूर है कि जो ये चर्चा में आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लाइट से जो लोग आए थे, इस तरह हो गया। अविनाश जी, चलिए, कलेक्टर मनीष सिंह मेरे साथ जुड़े हैं और कुछ तकनीकी खामियां हैं, लेकिन ये वही कलेक्टर मनीष सिंह है जिन्होंने जैसा कह रहे हैं कि 29 मार्च को कार्यभार संभाला और उसके बाद से लगातार जिम्मेदारी संभाल भी रहे हैं और चप्पे चप्पे पर मौजूद रहते हैं। उनकी टीम काम कर रही है और एक जिस तरह की स्थितियां वहां पर बनी हुई है वहां पर, अभी मैं आपको ताजा आंकड़ा बता दूं कि इस वक्त इंदौर की जो ताजे आंकड़े हैं काफी उसमें इजाफा हुआ है और ये 800 से ऊपर जा पहुंचा है। लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही कि गड़बड़ कहां हो गई जो इस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते गए। तो क्या ये पुराने दौर में हुआ, पुराने जब जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर रहे होंगे, क्या वो चूक कर बैठे, या इस तरह तमाम तरह के ऐसे आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं। लेकिन ये वक्त जो होता है वो आरोप प्रत्यारोप का नहीं होता, ये वक्त इस बात का होता है कि कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे हम उस पर काबू पाएं। और ये कलेक्टर मनीष सिंह, बल्कि वहाँ के तमाम सारे अफसर, चाहे डीआईजी हरिनारायण साहब की बात करें, जो भी अफसर है, आकाश त्रिपाठी जो वहाँ के कमिश्नर हैं, सभी तमाम सारे अफसर इस वक्त फील्ड पर देखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जिम्मा इस समय कलेक्टर का ही होता है। चलिए एक बार फिर मैं चलता हूँ कलेक्टर मनीष सिंह साहब के पास। मेरा जो पहला सवाल था वो आपने सुना होगा, उसका आप जवाब दे दीजिए। ये जब आपने 29 तारीख को ये कार्यभार संभाला, एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी आपके सामने और चुनौती का आप सामना भी कर रहे हैं। और मैंने समझा है, जितना मनीष सिंह को मैं जानता हूं, कि उन्होंने जब जब जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाया है। लेकिन ये अलग तरह की जिम्मेदारी, एक तो ये इसमें जो आपको सौंपा गया, मुझे लग रहा है पहले कहीं चूक हो गई, पहले कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, शायद उसका खामियाजा भी इंदौर भुगत रहा है और उसकी चुनौती भी आपको भोगना पड़ रही। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो इंदौर के 3 क्षेत्र थे जो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एक खजराना क्षेत्र था, एक नयापुरा, रानीपुरा और दौलतगंज हाथीपाला क्षेत्र था, और एक चंदन नगर क्षेत्र था। ये 3 हमारे बड़े क्लस्टर्स थे और लगभग 5.5 से पौने 6 लाख आबादी है इसमें। और इसमें काफी मैक्सिमम केसेस इसी में आ रहे थे। जो हम लोगों को सूचना मिली कि थोड़ा कब्रिस्तानों में भी इसमें डेड बॉडीज ज्यादा जाना शुरू हो गई थी जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको देखा, इसको संभालने का प्रयास किया, जो काफी हद तक हम मानेंगे कि 70-80% अभी तक संभल चुका है और नॉर्मलसी आ गई है। पैनिक जो खत्म हो गया है, सांस लेने की तकलीफ, जो सिम्टम्स से कोरोना के जो पेशेंट्स को आ रहे थे, उसमें कमी आई है बहुत ज्यादा। जी। और मेरा ये मानना है कि कुछ अगर फ्लाइट की जो स्क्रीनिंग होती थी, जो एयरपोर्ट से लोग आ रहे थे, अगर मेरे ख्याल से उनकी स्क्रीनिंग होती, क्योंकि उसी दौरान काफी यहाँ प्रदर्शन दूसरी तरह कारणों को लेके हुए थे, नारसी के, तो यहाँ से काफी जगह से बाहर की डायरेक्ट फ्लाइट भी आती है दुबई वगैरह से। जी।
उसमें अगर होम क्वारंटाइन वाला जो कंसेप्ट था कि होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली होता, लोग यहाँ फ्लाइट से उतरने के बाद 14 दिन घरों में रहते, अगर सिम्टम्स आते हैं उनको उनका ट्रीटमेंट होता, तो मेरे ख्याल से लोकलाइज तरीके से उस चीज को तब समय मैनेज किया जा सकता था। पहला केस यहाँ 22 मार्च को आइडेंटिफाई हुआ था जी और कोई महिला बाहर से आई थी, कोई वो इन्हीं मोहल्लों में से थी वो, और उसका फिर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वगैरह जो भी हुआ होगा उसका उसका कोई जानकारी नहीं है। जी संभव जब मैं आया तो 20 केस थे, उसमें एक डेथ हो चुकी थी जी और 20 केस इन मोहल्लों से निकल गए थे। और फिर उसको सबसे पहले इसी एरिया को हम लोगों ने कंटेन किया इस शक्ति की। अगले दिन से 29 तारीख से ही हम लोगों ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुरू किया। जी पहले सुबह 8 से 1 तक कर्फ्यू में ढील रहती थी, अब कर्फ्यू में ढील रहने के कारण काफी सभी वर्गों के लोग बिजनेस स्टेशन में इन मोहल्लों के लोगों से संपर्क रहता था कि रानीपुरा बहुत बड़ा हमारा एक व्यवसायिक क्षेत्र भी है। जी पूरे शहर से लोग आते थे वहां पर अपने व्यवसाय के लिए, उनका मिलना जुलना होता था। तो उससे कहीं ना कहीं 29 तारीख को जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, सब लोग घरों में जाके बैठे, तो थोड़ा एक सर्ज आया था हमारा जो मनीष सिंह साहब, जैसा आप कह रहे हैं, जितना मैंने भी समझा है, इंदौर को चूंकि मैं रहा हूं, 6 साल वहां पर गुजारे हैं मैंने, वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी हूं। क्या आपको लग रहा है कि जैसा आप भी कह रहे हैं, कुछ चीजें और जल्दी शुरू हो जाना चाहिए था? क्योंकि कोरोना की बात तो जनवरी से शुरू हो गई थी और आप देखिए कि उससे पहले, जैसा आप कह रहे हैं कि 22 मार्च को पहला केस यहां देखने को मिला, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री भी आगाह कर चुके थे और जो लोग वहां से निकल कर आए वो जाते रहे, दूसरी जगह मुलाकात करते रहे, जो सोशल डिस्टेंस की बात कही जा रही थी वो दिखाई नहीं दिया। तो क्या ये उसी का असर है? कहीं एक बड़ी गलती हुई है, बड़ी चूक हुई है? मैं आपसे ये नहीं कहलवाना चाहता हूं क्योंकि आप जिम्मेदार अफसर हैं, लेकिन अब जो जिम्मेदारी निभा रहे होंगे तो ये चीजें सामने आ रही है क्या आपके? देखिए, अब तो जो चुनौती मिली है उसको हम लोग पूरी ताकत से, सरकारी तंत्र, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आम जनता, जनप्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं पूरा शहर को संभालने में। काफी हद तक संभल भी चुकी है स्थिति। जी पर हाँ, अगर प्रिकॉशंस रखे जाते, जो भी जब से भी कोरोना का मामला निकला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन आए थे, अगर एयरपोर्ट स्क्रीनिंग सख्ती से होती, जो अगर मुझे जो लगता है कि जितने भी प्लेन से लोग आ रहे थे उस समय, उनको 14 डेज का होम क्वारंटाइन बहुत स्ट्रिक्ट रखना चाहिए था। भले उसमें कैसे भी करते उसको गार्ड्स लगाते, उसमें जो भी व्यवस्था होती, पर वो बहुत अनिवार्य था। या होम क्वारंटाइन की सहमति देते, वहाँ गार्ड लगाते, या कि कहीं स्पेशल क्वारंटाइन करते, तो मेरे ख्याल से उसमें अपने आप उन लोगों के बीच में से ये उभरते सिम्टम्स, तो उनका लोकलाइज ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि ये शहर में आया है, फ्लाइट के जरिए आया है ये। जी जी तो ऐसा लगता है मुझे। और उसमें चूंकि दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो कुछ वर्ग विशेष के लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ आए थे, उसमें नर्सिंग वगैरह के सम्मेलन चल रहे थे जी और सबसे पहले उन्हीं में से बीच में से ये आइडेंटिफाई हुआ था 22 मार्च को। जी और वो जो महिला थी वो कई जगह सम्मेलनों में, प्रदर्शनों में शामिल हुई थी, कई जगह घूमी हुई थी वो, और कई जगह संपर्क में आई थी। तो उससे आइडेंटिफिकेशन भले वो पहला रहा हो, पर ये जो जिस तरह की स्थिति मिली है उसमें तो ऐसी लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत सी फैल चुका था। जी और इसमें मेरा एक सवाल और है। वहां हमने देखा कि रोकने के प्रयास हुए, लेकिन जब लॉकडाउन किया गया तो 5-5 घंटे की छूट दी गई और मुझे लगता है ये छूट देना या किसी को रियायत देना यही भारी पड़ी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कर्फ्यू लगाने की बात हुई थी या लॉकडाउन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की हुई थी, उसका आशय यही था कि जितनी भी कम लोगों की आपस में मुलाकात हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग हो सके, कोई सम्मेलन ना हो सके, और जनता थोड़ा बोली रहती है। ये किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर वाला या अन्य किसी दंगे वाला कर्फ्यू नहीं था ये। जी ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अगर लॉकडाउन था तो इसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ही इसका सॉल्यूशन है इसका। और 8 से 1 में लोगों को ढील मिली, लोग समझ नहीं पाए उस बात को जी और लोग आपस में मिलते रहे। और कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आई 9-10 अप्रैल के बाद, जो सैंपलिंग हम लोगों ने की है, सैंपलिंग की संख्या हम लोगों की काफी ज्यादा है। 1800 से 2000 सैंपलिंग हम लोगों ने पर मिलियन की आंकड़े से की है। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा आंकड़े होंगे किसी भी सिटी के देश में इस रेशियो में। उसमें जो क्षेत्र कुछ इस 3 ब्लॉक के बाहर के भी कुछ क्षेत्र आए हैं हमारे पास में। जी ऑफकोर्स हम लोगों ने उसको कंटेन कर लिया है, वहाँ बैरिकेडिंग करके स्ट्रिक्ट हो गया, कोई अंदर बाहर नहीं जा रहा है, उसके वो क्षेत्र नियंत्रित में आ गए हैं। पर जो बाहर के क्षेत्र आए हैं 50-60 जहाँ इंडिविजुअल केसेस आए हैं, एक का दुक्का केसेस, जी जी उसमें भी यही कारण रहा होगा कि लोगों की जो इंटरमिंगलिंग हुई, इंटरमिंगलिंग करके जो लोग वायरस लेकर के घरों में बैठे, उसके तरह से जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ तो धीरे धीरे डेवलप हुआ। उनके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, किसी को कोमोर्बिडिटी है, वहाँ डेवलप हुआ, वो चीजें सामने आई है। वो अभी जो आज आंकड़ा दिख रहा है 254 का, ये हमारी जनवरी और अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक में जितने भी प्राइमरी हाई रिस्क कॉन्टेक्ट है हमारे, जी उनको हम लोगों ने करीबन ऐसे 3000 लोगों को हम लोगों ने मैरिज गार्डन, होटल्स या घरों में, जिनके घरों में सुविधा है, वहाँ हम लोगों ने क्वारंटाइन कर रखा है स्ट्रिक्टली। उनके प्राइमरी रिस्क और प्राइमरी कॉन्टेक्ट के सैंपलिंग के रिजल्ट आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग की फैसिलिटी उतनी नहीं थी जितनी हम सैंपलिंग कर रहे थे। जी तो यहाँ से स्ट्रीट बेस से दिल्ली सैंपल भेजे गए थे 1156, जी उनका नतीजा आया है, जिससे कि ये आंकड़े बहुत आए हैं। ये ऑलरेडी सारे लोग
होम क्वारंटाइन में हैं या ये लोग हमारे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में हैं। इसलिए हमने जनता से भी यहाँ बोला है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। सबके लिए हमारे 700-800 बेड हमारे अवेलेबल है कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए तो अलग मतलब ये अलग। माना जाए कि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो पहले ही आप उनको क्वारंटाइन कर चुके हैं और उन्हीं की जांच रिपोर्ट जो सामने आ रही है वही आंकड़ा बढ़ा रही है। हाँ, वो पुराने जांच रिपोर्ट है ये। अभी जो हमारे सैंपलिंग हो रही है जितनी वर्तमान में, उसमें हमारी 95% से भी ज्यादा नेगेटिव आ रही है। जी। हमारे जितने भी अस्पताल हैं कोविड के, जहाँ ओपीडी हम लोगों ने चला रखा था, वहाँ मरीजों के आने की संख्या बहुत कम हो गई है। तो टेलीमेडिसिन सेंटर में आज से 10 दिन पहले जो पैनिक कॉल्स आ रहे थे उनकी संख्या 95% कम हो गई है। मुस्लिम मोहल्लों में जो मार्च के अंतिम सप्ताह में और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो डेड बॉडी, मार्च मतलब लगभग पूरा मार्च ही वो चला होगा, और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो हमने ऑब्जर्व किया, जो असामान्य डेथ हो रही थी, संख्या बढ़ गई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। 8-9 अप्रैल से संभल गई थी वो। वहां भी किसी प्रकार की जो पहले समस्या थी, लोगों में पैनिक था, वो खत्म हो चुका है। तो जो इंडिकेशन हैं, ट्रेंड्स हैं और जो सब चीजें आंकड़े आ रहे हैं सब सामने, इससे ये हो रहा है काफी हद तक ये शहर सेटल हो रहा है कोरोना वायरस को लेकर के। जी। और लोगों ने भी सतर्क हुए हैं थोड़ा, लोगों को जागरूकता भी की गई, यहाँ पर समझाया भी गया, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ बताया गया, साबुन बहुत घरों में, मतलब लाखों की संख्या में साबुन की पट्टियां बंटवाई गई हैं ताकि लोगों को समझ में आए। हर घर घर सर्वे शुरू हो गया है, लगभग 6 लाख हमारे कंटेनमेंट एरिया पूरा कवर हो गया है, उसमें पूरा ब्रीफिंग दी है लोगों को। तो जागरूकता भी लोगों में आई है। उसका नतीजा है कि ये सब जो पैरामीटर्स बदलाए, मैंने जो ट्रेंड्स बदलाए आपको, उसमें सब में काफी सुधार हो रहा है। लेकिन मनीष सिंह साहब, इसमें समय बहुत कम था आपके पास, जैसे ही आपको जिम्मेदारी सौंपी गई, जब तक बहुत कुछ फैल चुका था, और ऐसे वक्त में आपको जिम्मेदारी मिली, और जितना मैं आपको समझ पाया हूं, चाहे इंदौर को नंबर 1 बनाने का काम आपने किया, एक टीम के साथ आपने लगातार आगे बढ़े। ये जो टीम वर्क है, इसको आपने कैसे विभक्त किया, कैसे आप इतने जल्द इस पर काबू पाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा टीम वर्क है ये। इसमें जनप्रतिनिधियों का और जो जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए सोशल एजेंसीज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। जो शहर बिल्कुल संभाल लिया उन लोगों ने, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के साथ में बेसिक एसेंशियल सर्विसेज घरों में देना लोगों को जरूरी है। हम लोगों ने जो शहर की स्थिति थी, इसमें जनप्रतिनिधियों की सहमति से हम लोगों ने निर्णय लिया था कि केवल हम लोग दवाई की दुकानें खोल के रखेंगे और बाकी सारी डिलीवरीज डोर टू डोर होगी। तो हमारे यहाँ दूध का वितरण, हमारे यहाँ किराना सामान का वितरण, चाहे वो भुगतान के आधार पे हो, पेमेंट आधार पे हो, चाहे मुफ्त राशन हो गरीब लोगों के लिए, वो 100% हम लोग डोर टू डोर से कर रहे हैं, घर 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 जाकर कर रहे हैं। उसकी व्यवस्था पूरी बनाई है हम लोगों ने। किराने की दुकानें नहीं खोली है नगर निगम सीमा क्षेत्र में। जो स्थिति हमने आके देखी थी, उस स्थिति में खोलना रिस्की भी था, क्योंकि लोग भोले होते हैं। अगर हम किराना की दुकान खोलेंगे तो लोग जाएंगे वहां पर और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स टूटते हैं उसमें जी। उसका बहुत असर हुआ है स्ट्रिक्ट सब चीजों का, कि थोड़ा अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, ट्रेंड सब बहुत एक संतोषजनक दिख रहे हैं कि ये हर चीज काफी तेजी से कम हो रही है। अभी आप रोज कितने लोगों के सैंपल्स जा रहे हैं? तो क्या अभी, जैसा आपने कहा कि क्वारंटाइन जिन लोगों को किया, आपने एक संख्या भी बताई, 1156 लोगों की एक संख्या भी बताई, क्या कुछ और लोग ऐसे हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया और इस संख्या में और इजाफा होगा? हमारे जो सभी हाई रिस्क कॉन्टेक्ट थे या प्राइमरी कॉन्टेक्ट की कैटेगरी में हाई रिस्क वाली श्रेणी थी हम लोगों की, या उनसे मिलने जुलने वाले लोग थे प्राइमरी कॉन्टेक्ट, इनकी लगभग 100% सैंपलिंग हम लोगों ने कर ली है। तो इसी का नतीजा है जो फाइनली कल दिल्ली से लौट के आया है, इससे हमारी 100% कंट्रोल हो गई है। हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 300 से 400 सैंपल्स पर डे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें अभी जो सैंपलिंग हो रही है हमारे यहाँ, उसमें 95% से ऊपर नेगेटिव सैंपल्स आ रहे हैं, जो लोकल इंदौर के मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग हो रही है। क्योंकि ये बैकलॉग था, इसलिए इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भेजा था, जहाँ पर 1000 टेस्ट सैंपल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और उसका नतीजा अभी आया है। और बाकी इसमें सभी जनप्रतिनिधियों से सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी डेली सुबह शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उसका रिव्यू भी कर रहे हैं। जो सपोर्ट चाहिए अतिरिक्त अधिकारी डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जो डॉक्टर्स की आवश्यकता थी वो अतिरिक्त रूप से डिप्लॉय हो गए हैं। तो गवर्नमेंट लेवल से, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से बहुत ही माइन्यूटली इसमें ऑब्जर्वेशन चल रहा है। जो रिक्वायरमेंट यहाँ की सभी पूरी की गई है, और हम लोग पूरे 28 लाख की मैपिंग कर रहे हैं। पूरे 28 लाख घरों का हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह पर कोई समस्या नहीं है। फिर भी क्योंकि बाकी मुख्य जो 3 हमारे क्लस्टर थे ये संभल गए हैं, इसमें कमी आई है इसमें, तो फिर बाकी जगह कोई नया क्लस्टर डेवलप ना हो इतना बड़ा, उसके लिए हम लोग प्रिकॉशनरी पूरे 28 लाख 29 लाख लोगों की हम लोग सर्वे कर रहे हैं। तो अगले 7-8 दिन में पूरा हो जाएगा। अभी हमारा लगभग 7 लाख हो गया होगा आज जी। ये 2-3 दिन में हमारा 12 लाख हो जाएगा। हमारी 1300 की टीम डेली मूव कर रही है, उसके ऊपर डॉक्टर से ये जो आप संख्या बता रहे हैं, ये माना जाए कि देश में सबसे ज्यादा सर्वे आप लोग ने किया है, और जितनी बड़ी संख्या यहाँ दिखाई दे रही, इस तरह का जो भी रणनीति एक बनी है देश के अंदर, मुझे लगता है इंदौर की ही इस तरह की रणनीति है जिसमें तमाम सारे सर्वे, आप बहुत बड़ी संख्या है 12 लाख लोगों का सर्वे कराना। देखिए, अभी कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट्स की टीम भी आई थी। जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं
उस पर डॉक्टर्स भी, सीनियर डॉक्टर्स भी थे उसमें, जो सर्वे कर रहे हैं ऐप के माध्यम से। जो ऐप हम लोगों ने आते ही बनवाया था, उस ऐप के माध्यम से प्लस स्वच्छ भारत मिशन का जो हमारा कंट्रोल रूम है, बहुत ही हाईटेक कंट्रोल रूम है, उसमें स्क्रीन लगी है, 19-20 काउंटर्स हैं, उसका फोन कॉल लाइन से सब है। उसके माध्यम से जो ऐप में अगर किसी भी हमारे आशा कार्यकर्ता ने, आंगनबाड़ी ने कोई डाला किसी का सिम्टम, इमीडिएटली वो बीप करता है और हमारे कंट्रोल रूम से उस एरिया की जो डॉक्टर नियुक्त किया है हमने, उसको फोन जाता है, इमीडिएटली जाके देखता है उसको। डॉक्टर भी उसी ऐप में अपना रिकमेंडेशन डालता है कि उसने क्या मेडिकेशन किया, उसको क्या फील हो रहा है, उसमें तो उसके सिम्टम इस तरह के तो नहीं है, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, सैंपलिंग तो नहीं करनी, सब ऑब्जर्वेशन डालता है। तो उसके आधार पर फॉलोअप एक्शन होते हैं। उस चीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोलना था कि जिस प्रकार से और जिस बारीकी के फॉलोअप एक्शन से आईसीटी इंटरवेंशन करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, इसका देश में पहली बार ही कहीं देखा है। अब तक कुछ सूचना इस प्रकार की कोई नहीं आई थी, तो संतुष्ट होकर गए हैं वो लोग, और उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। मुझे तो इसको लेकर आपको बधाई भी देना पड़ेगा। और मैंने देखा कि यदि कहीं कोई मिसाल देना है, कहीं कोई एक नया काम आपको शुरू करना है, तो जहां मनीष सिंह तैनात है वहां आप देख लीजिए मिल जाएगा। और उस समय भी मैंने देखा है, जब नंबर 1 इंदौर बना तो उसके बाद लगातार दुनिया भर की टीमें वहां पर आती रही, सर्वे करती रही, और आज तक इंदौर नंबर 1 बना हुआ है। तो ये भी उसी तरह का काम है कि आप पहुंचे और सर्वे टीम देश भर से वहां पहुंचने लगी। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें ऐसी परिस्थितियां बने इस कोरोना के मामले में कि लोगों की टीमें आए। हम तो बोल सकते हैं, जो दिखाई दे रहा है वो तो बोलेंगे ना, लोग देख रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। मैं जबरन आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर ये है कि हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टीम आई थी वो सर्वे की क्वालिटी से, और सर्वे में जरूरी नहीं कि सर्वे हो, सर्वे के बाद उसमें फॉलोअप एक्शन होना बहुत जरूरी है कि जो फील्ड में टीमें सर्वे कर रही है उसमें जो भी किसी की तबियत खराब पा रही है उसका क्या मेडिकेशन हो रहा है उसके बाद। जी जी। बहुत तरह की अन्य बीमारियां भी रहती है जिसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर मौके पे हो जाती है। मुस्लिम मोहल्ले हमारे इसी वजह से सफले पूरे, जो 3 महीने बताया, तो घर घर में दवाइयां दी हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने उसको जो प्रिस्क्राइब करा था दिया है, उन लोगों ने लिया, उससे काफी सेटल हो गया, ठीक हो गया सर। इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसा आपने भी कहा, यही चिंता हमें भी हो रही है कि कोरोना को लेकर आप लोग बिल्कुल लगातार सर्वे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग अन्य बीमारियों से ग्रसित होंगे, कहीं उनको तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे सामने सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, जो मैं पर्सनली डील कर रहा हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जी। हमने आते ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाइफिकेशन अनुसार कोविड के हम लोगों ने हॉस्पिटल्स बनाए, और किसी भी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट करने में उसमें अन्य जो पेशेंट्स रहते हैं, डायलिसिस के हो गए, रेडियोथेरेपी के हो गए, चाहे थैलेसीमिया के हो गए, बॉन्ड केसेस हो गए, इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है जी। और ऐसे अस्पताल जिनमें कोविड के सिम्टम्स वाले या कोविड के पेशेंट्स को नहीं जाना है अंदर, वो हमने ग्रीन शेड ही दी थी हम लोगों ने, रेड येलो ग्रीन बनाई थी जी। रेड और येलो वही शेडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3 कैटेगरी है, डीपीएच, डीसीएससी और CCC, और ग्रीन शेडी वो थी अस्पतालों की जो मैक्सिमम अस्पताल है हमारे 70% करीब, जिसमें कि ऐसे पेशेंट जाएंगे जिनको कोरोना के सिम्टम्स भी नहीं होंगे, ना ही कोरोना पॉजिटिव होंगे। उन अस्पतालों को बहुत सुरक्षित रखा हम लोगों ने। उसमें शुरू में थोड़ा ह्यूमन क्राई भी बची, सब पेशेंट नहीं ले रहे हैं ग्रीन अस्पताल वाले, पर हम लोग उससे स्ट्रिक्ट रहे हैं। और कोरोना वाले सिम्टम्स वाले जो पेशेंट डॉक्टर हॉस्पिटल से भी कैपेसिटी बढ़ाई हम लोगों ने, तो हमारा जो ग्रीन हॉस्पिटल्स है जिसमें कि नॉन कोरोना पेशेंट या नॉन कोरोना सिम्टम्स पेशेंट जा रहे हैं, वो व्यवस्था हमने अच्छी मेंटेन की हुई है। किसी भी डायलिसिस का इश्यू हो गया या अन्य प्रकार की हार्ट बीमारी हो गई, कहीं भी पेशेंट को दिक्कत नहीं आ रही है। अगर कहीं इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं कुछ कमी आती भी है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना मिलती है, इमीडिएटली हम लोग इस पोजिशन में रहते हैं। अधिकारी डिप्यूट हो गए हैं, अलग अलग यानो हॉस्पिटल्स के लिए एक अलग ऑफिसर हम लोगों ने नियुक्त किया है, एसडीएम साथ में आईएएस ऑफिसर नियुक्त है। ग्रीन शेडिंग के अस्पतालों में अलग आईएएस ऑफिसर 2-3 एसडीएम उसमें नियुक्त है। केवल अस्पतालों को मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जहाँ बातचीत करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करता हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ उसको। तो वो मैनेजमेंट हम लोगों ने स्ट्रांगली किया हुआ है, और अभी सभी डॉक्टर्स भी कोऑपरेट कर रहे हैं। शुरू में जब हम आए थे तो काफी डर भी था लोगों में, नहीं थी, डर भी था डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में। लेकिन मुझे लगता है डर भी कहीं काम करता है, और मनीष सिंह जितना अच्छा काम वर्किंग करते हैं, डर भी आपका काम करता है वहां पर। देखिए, डर वाली बात तो नहीं कह सकता हूँ मैं, पर हाँ, जो पुराने प्रिंसिपल कमिश्नर जो मेरे संबंध बने थे या अस्पताल संचालकों से या पूरे सोसाइटी में लोगों से, जहाँ जिसको जो बोला होगा, चौथरा अस्पतालों को कन्वर्ट किया हम लोगों ने। एक मतलब आधे दिन के अंदर सहमति उनकी आ गई, उनके ओनर की, उनके ट्रस्ट की और मेडिकल डायरेक्टर की, यहाँ से हम तैयार हैं, और आप जो व्यवस्था लेना चाहें हम देने को तैयार हैं। इस समय अगर आप इस व्यक्ति के संबंध में डेफिनेटली बहुत काम आते हैं, वही काम आ रहे हैं। जी जी। मैं चाहूंगा एक छोटा सा विराम ले रहा हूं। मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ को, चूंकि आपने मोबाइल हाथ से पकड़ा हुआ है और इस समय आप लगातार रात दिन काम पर लगे हुए हैं। ये एक ऐसे कलेक्टर हैं मनीष सिंह जो 24 घंटे काम में लगे हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, और लगातार काम के जरिए अपना लोहा भी बनवा रहे हैं। और वो लोग जो किसी तरह लोगों से जुड़ना चाहते हैं या कहीं कोई दिक्कत है तो उस पर भी ध्यान बने हुए, जैसा बता रहे थे। और एक बड़ी खबर इसमें यह भी निकलकर सामने आ रही, करीब 12 लाख लोगों का सर्वे कराया गया। तो ये अपने आप में एक
बड़ी बात कही जाएगी कि अब देश भर के जो अन्य टीम हैं वो वहां देख रहे हैं कि आखिर कैसे वहां पर वर्क किया जा रहा है। हमें आपको देखकर ये जरूर लग रहा होगा, इंदौर की चिंता बढ़ रही होगी कि कैसे इतने ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन जैसा कलेक्टर मनीष सिंह बता रहे हैं कि संख्या बढ़ना चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय ये था कि कैसे इनको क्वारंटाइन कर कर समय पर इनकी जांच करा ली जाए। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है, स्थितियां ठीक हो रही है। एक हल्का सा यहां विराम लेता हूं, विराम लेने के बाद लौटूंगा और मनीष सिंह साहब से कुछ और सवाल करूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मेरे साथ जुड़े हैं कलेक्टर इंदौर मनीष सिंह। मनीष सिंह की पहचान एक ऐसे डायनामिक अफसर के रूप में होती है जहां जो जिम्मेदारी सौंप दी जाती है उसको बखूबी निभाते हैं, चाहे इंदौर को नंबर 1 बनाने की बात हो या इस वक्त इंदौर जिस चुनौती को झेल रहा है। देश भर में चर्चा है इंदौर की, लेकिन बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि अब देश के बाकी जो लोग हैं वो इंदौर पर सर्वे कर रहे हैं और इंदौर की पहचान ही सर्वे के लिए होती है। और ये सर्वे की शुरुआत जब ही से हुई है, तब उससे पहले जब आयुक्त नगर निगम रहा करते थे मनीष सिंह साहब, स्वागत है सर आपका पुनः एक बार। ब्रेक के बाद आपको मैंने रेस्ट इसलिए दिया था कि आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूं। लगातार आप 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं और हम लोग ने हाथों को आपको अलग तकलीफ दे दी है। जी बताइएगा, मेरा एक सवाल ये भी था कि आपने कहा कि तमाम तरह का व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन जो डॉक्टरों को यहां से रवाना किया गया था, खबर यह है कि कुछ डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या डॉक्टरों ने चार्ज ले लिया जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी? नहीं, उसमें से अधिकांश आ गए हैं सनी जी। और ये हमेशा होता है, कुछ कुछ अन्य कारणों से जहाँ ड्यूटी लगी होगी उसकी जी वहाँ ज्यादा आवश्यक कार्य कर रहे होंगे, जिसके रीजन अलग होंगे। पर डॉक्टर्स काफी हमारे जो गवर्नमेंट ने दिए, सभी अधिकांश लोग आ गए हैं और हमने वर्क लेना शुरू कर दिया है उनसे। संभाग के भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए थे, संभाग के हमारे एडिशनल डॉक्टर्स मिल गए हैं। एएनएम एमपीडब्ल्यू टाइप के भी हमारे कार्यकर्ता आ गए हैं। देखिए, स्टाफ जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा फौज बढ़ा के आप मैनेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टाफ से प्रॉपर काम लेना, इससे फॉलोअप एक्शन कराना, फॉलोअप एक्शन के तहत लोगों का इलाज होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोकस तरीके से पूरे कर रहे हैं, अनावश्यक भीड़ को नहीं बुला रहे हैं हम लोग। फोकस तरीके से स्टाफ को बुला के, यहाँ भी बहुत स्टाफ है, उनको भी पूरा मोबिलाइज कर दिया। जितने भी आंगनबाड़ी, आशा, टीचर, अन्य जो नर्सिंग कॉलेजेस की जो फाइनल की नर्सें हैं, अन्य सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो आज सामने आए हैं, उनको भी सबको इन्वॉल्व किया है। जन अभियान परिषद बहुत आगे आया, उसके बहुत सारे वॉलंटियर्स लग गए हैं हम लोग के साथ में जी। तो बहुत सारी चीजें हो रही है। इसमें बहुत ज्यादा हमको टेक्निकल स्टाफ थोड़ा रिक्वायरमेंट थी डॉक्टर्स की, वो हम लोग को हो गई, आ गई है हम लोग पर। तो इसमें आपकी रणनीति काम कर रही है या पहले का जो अनुभव आपका वहां रहे हैं, आप कई पदों पर इंदौर में रहे हैं और जो भी पद आपने मिला बखूबी उसको निभाया है, जो पुराने संबंध आपके काम आ रहे हैं? जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, या हल्का सा जो डर रहता है मनीष सिंह साहब का कि यदि वो खड़े हैं तो फिर काम तो आपको करना ही पड़ेगा, वो भी काम कर रहा है? देखिए, ऐसे क्राइसिस में ये पूरे समाज को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बड़ा क्लियर है। ये जनप्रतिनिधि लोग सब एक्टिवली इसमें अपने वो वर्क कर रहे हैं। सभी लोग, सभी को मालूम है कि इस तरह की समस्या सबको संयुक्त रूप से लड़ा जा सकता है। जी जी। तो सभी लोग इसमें पूरी मदद कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग होटल, हॉस्पिटल, मैरिज गार्डन, क्वारंटाइन के लिए चाहिए, डॉक्टर्स के रहने के लिए चाहिए, नर्सेस के रहने के, जहाँ बोल रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। पर हाँ, ऐसे समाज में इक्का दुक्का ऐसे लोग आते हैं जिन पे सख्ती करनी पड़ती है। कुछ होटल संचालक ऐसे थे जिनके ऊपर सख्ती करनी पड़ी मुझे, और फिर उन्होंने भी सहयोग किया, क्योंकि बाध्यता है उनके सहयोग करने के लिए, जिस तरह से नोटिफिकेशन है इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट का। पर 99.99% जहाँ जो उससे जो बोला जा रहा है प्रशासन को सहयोग के लिए, लोग खुद भी अपनी तरफ से जितना हो सकता है सहयोग कर रहे हैं। बस कंडीशन हमने ये रखी है कि आपका मूवमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करके हम लोग सब चीज करा रहे हैं। इसलिए कई सारे सामाजिक संगठनों को हम लोगों ने परमिशन नहीं दी है, क्योंकि जब मैं आया था तो लगभग 25-30 हजार सामाजिक संगठन मूव कर रहे थे शहरों में। पर जो इफेक्टिव थे उनको सबको यूज किया है हमने। जो भी ऐसे सामाजिक संगठन है जो इफेक्टिव है, लार्ज स्केल में फूड डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, लार्ज स्केल किराना डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, सारे जनप्रतिनिधियों की टीम, कॉर्पोरेटर लेवल तक या नीचे लेवल के जो इफेक्टिव लोग हैं, सभी लोग लगे हुए हैं उसमें। और ये व्यक्तिगत संबंध से डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा होता है। पर हाँ, जहाँ सख्ती रिक्वायर्ड है, तो कुछ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ पे हमला हुआ था, उन पर अफवाह किया हम लोगों ने, या अन्य की कहीं सख्ती रिक्वायर्ड है वो सख्ती पूरी कर रहे हैं ताकि एक छोटा आपसे मेरा अंतिम सवाल था। एक तो ये कि जो लोग देख रहे होंगे उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और एक चुनौती और आपके सामने है कि यदि आपने स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा काम किया है, कोरोना की दृष्टि से अच्छा काम किया है, लेकिन इस बीच में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां, खासकर राशन या वो जो गरीब लोग जो किसी तरह परेशान है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज के जरिए एक अपील आपसे और मैं चाहूंगा कि जनता तक करें, क्योंकि इंदौर को लेकर देश भर में चर्चा है दोनों कामों की, अच्छा भी और चिंता वाला भी।
देखिए पब्लिक को, मैं इंदौर के रहवासियों को ये बोलना चाहूंगा कि राशन की दो व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तो ऑन पेमेंट बेसिस हम लोग डोर टू डोर सप्लाई हर वार्ड में हम लोग कर रहे हैं। आज उनके पास शाम तक नगर निगम इंदौर द्वारा सब जगह डिटेल्स दे दी जाएंगी, किस किस वार्ड में कौन कौन से रूट पे कौन कौन से राशन सप्लाई करता लोग एक्टिव है, जिनके लिए वो व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेजिंग के माध्यम से फोन लगा के अपना सप्लाई बुला सकते हैं। जी। इस शहर में लगभग 1.5 लाख की परिवार ऐसे भी हैं जो थोड़ा लेबर वर्क टाइप के लोग हैं, जो डेली मजदूरी पे अपना काम करते थे। उनके लिए हम लोगों ने कंट्रोल के राशन की व्यवस्था भी की है। SDRF से भी हमको परमिशन मिल रहा है। प्लस जो यहाँ के सामाजिक संगठनों ने, अन्य व्यक्तियों ने, रहवासियों ने, जो संपन्न रहवासी हैं, उन्होंने भी काफी दिल खोल के मदद की है। उनके सब घरों में हम लोग नियमित रूप से भोजन राशन भिजवा रहे हैं, ताकि वो 6-7 दिन चल सके। और एक बार जाकर के अगर कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि का कोई कार्यकर्ता देके आता है, दोबारा न जाना पड़े, ताकि मिनिमम सोशल इंटरेक्शन से चीजें हो सके। तो गरीब जनता के उसमें हम लोग राष्ट्रीय राशन भिजवा रहे हैं। थोड़ी बहुत इतने बड़े शहर में रहते हैं, थोड़ी बहुत समस्या आती है, पर वो समस्या नगड़ के रूप में जहाँ भी ऐसे आइडेंटिफाई हो रही है, हम लोगों ने कंट्रोल रूम पे नंबर दिए हुए हैं। वहाँ जो भी फोन कॉल, पैनिक कॉल राशन के जा रहे हैं, विदिन 24 आवर्स हमको राशन भिजवा रहे हैं जी। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग, जितनी भी एजेंसीज है ऑनलाइन, उनको सबको चालू करा दिया है। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, बाकी ऑनडोर से यहाँ बड़ा बिग बाजार है, बिग बास्केट है, ये सब एक्टिवली वर्क कर रहे हैं लोग। डेली सप्लाई चल रही है हमारे यहाँ डोर टू डोर। दूसरा, मैं महत्वपूर्ण देना चाहूंगा जनता को कि शहर में जो सिम्टम्स आ रहे थे पहले, उसकी संख्या में काफी कमी आई है। जो येलो अस्पताल से हम लोग को फीडबैक मिल रहे हैं, कई मोहल्ले जो पहले गंभीर रूप से प्रभावित थे, बहुत ज्यादा सेटल डाउन हो चुके हैं वो। और ओवरऑल जो डेथ रेट है वो भी कम हो रहा है। हमारे यहाँ शुरू में अप्रैल के शुरू के 1-2 वीक हमको डेथ रेट, क्योंकि लोग क्योंकि पहले से संक्रमित हो गए थे, लोग घरों के अंदर रहे और लेट आए अस्पतालों, हम लोगों ने सबसे सर्वे टीम लगाई, लोगों को संपर्क करना शुरू किया, तो लोग कॉन्फिडेंस में आए। तो लेट आने की वजह से डेथ थोड़ा ज्यादा हुई थी शुरू में हमारी, डेथ रेट ही बढ़ गया था हमारा। डेथ रेट काफी कम हो गया है और आने वाले समय में डेथ रेट कंट्रोल होगा। बस लोग जैसी को समस्या आती है। चलिए, बहुत धन्यवाद मनीष सिंह साहब, मेरे साथ जुड़े, आप IND24 के साथ जुड़े और IND24 के जरिए आपने ये भी बता दिया है किस तरह से वहां पर काम कर रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन में रहने की जरूरत है। IND24 भी आपसे बार बार ये अपील कर रहा है। और जहां ऐसे डायनामिक अफसर होंगे, मनीष सिंह जैसे, बाकी हरिनारायण चारी साहब, आकाश त्रिपाठी, तमाम तरह के अफसर है, और ये सब वो अफसर है जिन्हें हमेशा बड़ी चुनौती मिली है, इन्होंने सामना भी किया है और ठीक ढंग से काम करके दिखाया भी है कि काम कैसे होता है। चलिए, आप बने रहिएगा IND24 पर। ये मनीष सिंह, कलेक्टर मनीष सिंह से खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए अफसर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।